Okay, people, we are going to discuss a new chapter in physics today, and that will be rotational motion. ठीक है, रोटेशनल मोशन एक बहुत ही विविड चैप्टर है. ये बेसिकली अलग अलग नामों से आपके अलग अलग बोर्ड्स में जाना जाता है. कहीं पे हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन बोलते हैं, कहीं पे हम सर्कुलर मोशन के साथ थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं. तो रोटेशनल मोशन एक मैं बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है. ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट चैप्टर दैट वी विल एवर हैव इन फिजिक्स. ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अटेंशन पे करेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड. ठीक है, सो एकदम शुरुआती तौर से इस पे अटेंशन पे करना है, क्योंकि ये चैप्टर ना ख़त्म होने वाला चैप्टर है. आप किसी भी फिजिक्स फैकल्टी से अगर पूछेंगे कहीं पे भी कि सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, सबसे मुश्किल वाला चैप्टर कौन सा है, तो द फर्स्ट आंसर विल बी इन मैकेनिक्स, इट इज़ रोटेशनल मोशन. बाकी सारे चैप्टर्स हम जो तो फटाफट ख़त्म करा सकते हैं. दिस विल बी द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर. ठीक है, तमाम तरीके के सवाल हर कंपटीशन लेवल में इससे बनते हैं. ठीक है, नीट में भी और आईआईटी में भी. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो पहले तो हमको देखो, पहले ये समझना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है. ठीक है, मैं आपको इसीलिए कंबाइन कर इससे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन आपका स्टेट बोर्ड में है इसमें सेंटर ऑफ मास, और लगभग पूरा पोर्शन ही आपका सीबीएसई में है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी. ठीक है, अभी समझो कोई बॉडी ठोस, मतलब एकदम, इसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी. अगर मैंने इसको भाई साहब फेंका तो इसका समझ लो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, क्या ये कैसे भी जाए, ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए. ठीक है, क्या उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कम होने वाला है? इज इट गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज और गेट वेरीड बाई एनी चांस? कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर थ्रो करोगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, विल इट गोइंग टू चेंज? इज इट गोइंग टू चेंज? नो. सो इट इज अ परफेक्ट रिजिड बॉडी. तो आपके पहले मोशंस को देखो कैसा होता है. ठीक है, एक होता है आपका भाई साहब ट्रांसलेशन मोशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन. एक होता है आपका सर्कुलेटरी मोशन, एक होता है आपका रोटेटरी मोशन. तो रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? वो बॉडीज़ होती हैं जिनके दरमियान या जिनके अंदर आपके जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. तो मैंने अगर इसको फेंका तो समझ लो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये चाहे ऐसे गोल घूमता हुआ जाए या स्ट्रेट जाए, कैसे भी जाए, क्या ए और बी का डिस्टेंस कम होगा इसके बीच में? नहीं. अभी समझ लो ये पर्स है, इसको उठा के फेंक रहा हूँ, ये खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, तो क्या ए और बी के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा? नहीं, इट इज़ गोइंग टू चेंज. ठीक है, तो रिजिड बॉडी मतलब ठोस बॉडी होती है. ठीक है, सो कंसिडर अ बॉडी. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी बॉडी में. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्टिकल्स. ठीक है, okay, now what will happen? A body is said to be rigid if the separation between any two adjacent particles does not change on the application of external force. तो अगर अगर किसी बॉडी पे, किसी रिजिड बॉडी पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, if you happen to exert an external force, if you happen to exert an external force, the distance between any two particles is not going to change. ठीक है, इनके बीच में किसी भी, ठीक है, इसके बीच में एक्सटर्नल, अ बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड इफ द सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पार्टिकल डज नॉट चेंज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर आपने भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पार्टिकल्स इज नॉट गोइंग टू चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. ठीक है, फॉर द रिजिड बॉडी द साइज एंड शेप डज नॉट चेंज. तो किसी भी रिजिड बॉडी का भाई साहब शेप और साइज दोनों भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? अ रिजिड बॉडी इज दैट विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो अगर आपने फोर्स लगाया तो उसका शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं होगा. किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ या ऐसे फोर्स अप्लाई करूँ, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, सो distance between two particles, that is not going to get altered if you are applying force from any direction and if the body happens to be a rigid body. अगर वो भाई साहब rigid body है तो distance between any two particles within that body is not going to change. वो change नहीं होगा. ठीक है, so note, there is no perfect rigid body in this world. कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन आ ही जाएगा. ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में चेंज होगा ही. ठीक है, सो नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड इन दिस वर्ल्ड. एग्जांपल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, जैसे आपका देख लो फैन भाई साहब, एक रिजिड बॉडी है. ठीक है, सीलिंग फैन,
सीलिंग फैन में भाई साहब कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके फैंस में, इज इट गोइंग टू चेंज विद इट बीइंग रोटेटिंग? नो, ठीक है। तो सीलिंग फैन रिजिड बॉडी हो गया भाई साहब, ठीक है। अगर आप ऐसा घड़ा बना रहे हैं, ठीक है, पॉटर्स व्हील, उसका भी भाई साहब रिजिड बॉडी है, दैट इज ऑल्सो अ रिजिड बॉडी, डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव? किस टाइप के मोशंस एक रिजिड बॉडी में हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मोशंस एक रोज, जैसे मैं आपको गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यू नो लेट्स से एक बड़ा सा गोला लेकर यूसुफ को मारा, ठीक है। तो उस गोले में लेट्स से एक बॉल है, ठीक है, ही इज़ बेसिकली कैचिंग इट, और मैंने ना गोबर नहीं क्या कहते हैं अपना जेली, ठीक है, जो जैम खाते हैं हम, जैम, उसको लेते हैं और उसको फेंक कर मारा। तो बताओ क्या डिफरेंस होगा? व्हाट विल बी डिफरेंस? तो स्प्लिट अगर हो जाएगा मतलब तुम तक पहुंचने के बाद या तुम तक के पहले ही हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस बॉडी में और इस बॉडी में क्या डिफरेंस है? मैंने तुमको एक क्रिकेट का जो बॉल होता है उसको ऐसे मैं थ्रो कर रहा हूँ तुम्हारे को, तुम कैच कर रहे हो, ठीक है, और ये जो मैंने जेली उठाकर तुम्हारे ऊपर फेंका, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? आर दे बोथ सॉलिड? आर दे बोथ सॉलिड? सेमी सॉलिड है, एक को मान सकते हैं हम सेमी सॉलिड तो है, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों रिजिड बॉडी है? क्योंकि जब तक वो यूसुफ तक पहुंचा उसके कोई भी पॉइंट्स के डिस्टेंस सेम ही रहेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स। जब ये जेली जा रहा था ऐसे घूमते हुए अमोइबा की तरह जा रहा है उसकी तरफ, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इट विल गेट ऑल्टर्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो इसी तरह से हम रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी के मोशन को देखते हैं। आर वी क्लियर? ठीक है। देखने जाए तो दोनों भी सॉलिड है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव? तो समझो भाई साहब, यह तो आपका एक कोई ट्रायंगल है, समझ लो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे हमने कोई बक्सा रखा हुआ है, ठीक है। सो ये भाई साहब स्लाइड कर गया, दिस इज बेसिकली स्लाइडिंग, ओके। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन है। स्ट्रेट लाइन का कोई भी मोशन हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, जब तक वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्या ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है? डेफिनेटली यस, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन प्लेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, ओके। Let us try to explore the above question by taking some examples of the motions of rigid bodies. So let us take some examples here. Now let a block be sliding down the inclined plane directly. ये आपका एक ब्लॉक है जो एक inclined plane से slide down हो रहा है. It is basically sliding down the inclined plane. So its motion down the inclined plane is such that all the particles of the body are moving together. तो इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं सब भाई साहब टुगेदर मूव कर रहे हैं, है कि नहीं? सब के सब, ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। सब के सब एक साथ ही मूव कर रहे हैं, दे आर ऑल मूविंग टुगेदर। सो इट्स मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज सच दैट ऑल द पार्टिकल्स विद इन द बॉडी आर मूविंग टुगेदर, दैट इज दे हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मूविंग टुगेदर तो सेम वेलोसिटी हो गई, ठीक है। द रिजिड बॉडी हैज प्योर ट्रांसलेशन मोशन। किसी भी रिजिड बॉडी में भाई साहब प्योर ट्रांसलेशन मोशन ही पॉसिबल है। All the particles are moving at the same time and hence with the same velocity, ठीक है, okay. So in pure translation motion at any instant of time all particles of the body have same velocity. तो translation motion क्या होता है? किसी भी बॉडी में सारे particles की at a particular time velocity same होगी। ये पीछे रह जाएगा, वो आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब बॉडी पूरा का पूरा ही भाई साहब आगे जा रहा है, मतलब बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबके सब एक साथ ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। एक रिजिड बॉडी में, ठोस बॉडी में भाई साहब सारे पार्टिकल्स जो से वो बॉडी बना हुआ है at a given point of time will have the same velocity. Are we getting this people? Okay, okay, okay. So जैसे समझ लो ये वैसा बॉल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ बॉल, इट इज रोलिंग डाउन, ठीक है। सो कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन। इसका क्या स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में तो जा रहा है भाई साहब, लेकिन क्या प्योरली सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन ही है या देयर इज अनदर टाइप ऑफ मोशन हियर? जैसे पहला वाला जो ब्लॉक गया था वो ऐसे गया, ठीक है, ये वाला घूमते हुए जा रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन करते हुए जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो डेफिनेटली है, मतलब इसका ट्रांसलेटरी मोशन है,
ठीक है, प्लस इसका रोटेटरी मोशन भी है, ठीक है. सो कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. सो इट विल डेफिनेटली हैव अ straight line motion and along with that it will also have a translatory motion. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? So the sphere shifts from the top to the bottom in an inclined plane and has translational motion. तो इसका भाई साहब किस टाइप का मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है. But all its particles are not moving with the same velocity at any instant of time. अभी देखो रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, ध्यान देखना, ठीक है. ये बॉडी रोल कर रही है, ये बॉडी रोल करते हुए आगे जा रही है. क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? तो ट्रांसलेशन मोशन तो डेफिनेटली है. आर नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. अभी देखो ये वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे नीचे जा रहा है, ये वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर जा रहा है ना भाई साहब. वेलोसिटी दो चीज़ों से बनी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भले ही दोनों का सेम है, लेकिन ये वाली पार्टिकल जो है ये ऐसे जा रही है भाई साहब, ये वाली पार्टिकल जो है ऐसे जा रही है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन में all the particles are not moving with the same velocity because their directions are different. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. So yes, translatory motion अभी भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ the body therefore is not in pure translation motion. Pure translation motion में क्या होता है? All the particles within the body are moving with the same velocity at any instant of time. किसी भी instant of time में सबकी velocity same होगी. और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में ऑल द पार्टिकल्स विद इन द बॉडी आर नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ, और यही हो रहा है वाकई यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफरेंट बिकॉज द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. प्राइमरली द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है. इट्स मोशन इज सम टोटल ऑफ ट्रांसलेशन एंड समथिंग एल्स, ठीक है. तो ट्रांसलेशन तो है, स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, लेकिन हर एक की भाई साहब मोशन अलग अलग है, हर एक पार्टिकल की मोशन अलग अलग है, ठीक है. तो प्लस समथिंग एल्स, एंड दिस समथिंग एल्स इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन, ठीक है. दैट समथिंग एल्स इज रोटेशनल मोशन, ठीक है. सो व्हेन अ बॉडी इज बेसिकली spherical in shape and it is rolling down an inclined plane, it is having two kinds of motion, one translation and rotational. When a body is square shaped or cube shaped and it is rolling down, it is only having translation motion because at any point of time within the body the velocity of all its particles will be the same. Here the velocity of all the particles will be different. Clear है? समझ में आ रहा है ये? हालांकि सेम स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है सबका, ठीक है. सो हम अगर क्या बोलेंगे भाई साहब? द लाइन अलॉन्ग विच द बॉडी रोटेट्स. यहाँ पे भाई साहब ये बॉडी का रोटेशन इस लाइन में हो रहा है ना, इज टर्म्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसको भाई साहब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे. जैसे आपका कोई गाड़ी है, वो एक एक्सिस पे रोटेट हो रही है ना, ठीक है. ये उसका एक्सिस है और ये ऐसे घूमता जा रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया. दिस विल बी बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. Now let us see some examples of rotation about an axis, that is a ceiling fan, potter's wheel, a giant wheel in a fair, etc. ये सारे आपके भाई साहब examples of rotation हो गए. All these are basically examples of rotation. In a rotatory motion of a rigid body about a fixed axis, every particle of a body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. तो ये सारे जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं दे विल मूव इन अ, ठीक है, इन अ रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी के रोटेटरी मोशन में ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस, ये एक फिक्स्ड एक्सिस है. एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, सारे पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. तो ये सारे भाई साहब एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट सेंटर एट द सेंटर ऑफ द. तो आपका भाई साहब ये सेंटर हो जाएगा और सारे पार्टिकल इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटीज पे. In pure translatory motion, all particles of the body experience same linear displacement as any other particle. Same linear displacement का मतलब हो गया भाई साहब same velocity. तो सारे particles जो body के हैं वो at any instant of time they are moving with the same velocity. ठीक है, clear है? Okay. So in a pure translatory motion, the motion of any one particle represents the motion of the whole body. तो अगर आपको translation motion लेना है तो समझो कोई ऐसे ब्लॉक है जिसको आप पुश कर रहे हो, तो इसमें सारे पार्टिकल्स भाई साहब इस तरफ ही मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो मैं अगर पूरी बॉडी के सारे पार्टिकल्स दिखाऊं या एक ही पार्टिकल का मोशन दिखाऊं, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी. सो इन अ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन
ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो जाएगा, द मोशन ऑफ एनी वन पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का अगर आपने मोशन दिखाया तो वो पूरे बॉडी को ही रिप्रेजेंट करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, द मोशन ऑफ एनी वन पार्टिकल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द होल बॉडी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। So in a pure rotatory motion, all the particles move in a circular path with their centers lying on a straight line called the axis of rotation. ठीक है, so आपका भाई साहब यहाँ पे if the system undergoes some complicated motion, its motion can be described in a simplified way using center of mass. तो हम यहाँ पे center of mass को use करते हुए, तो center of mass क्या हो जाएगा भाई साहब, of a body is a point at which an applied force produces translatory motion but no rotation. अभी देखो इस चीज को, ठीक है, center of mass क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है। अभी हम भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये कहाँ गिर रहा है, ये इसको ऐसे लेकर जाते हैं, ये यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, ये यहाँ पे भी एक पॉइंट पे गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी अगर हम देखेंगे इतनी भारी बुक को, अगर उन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैंने सिर्फ एक नीडल भी रख दिया ना तो बैलेंस हो जाएगा, इट विल बेसिकली गेट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसा रखा, ये बुक जहाँ से गिरी वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इधर से मैंने रखा, ये बुक जहाँ से गिर रही है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बराबर उस पॉइंट पे तुम अगर अपनी उंगली भी रखोगे ना तो वो बैलेंस हो जाएगा, दैट विल बेसिकली गेट बैलेंस्ड। ठीक है, एनी बॉडी, और इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो पूरी बॉडी एक सुई की नोक पे भी बैलेंस हो जाए, चाहे बड़ा शिप भी क्यों ना हो। ठीक है, एवरी बॉडी विल हैव एटलीस्ट वन पॉइंट वेर इन द एंटायर बॉडी कैन बी बैलेंस्ड, पूरी बॉडी को हम बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, इसको अपन ने फोर्स लगाया और इसका क्या हो रहा है भाई साहब, इसका भाई साहब हो रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, सो इट इज मूविंग अहेड। तो एक बॉडी है जिसको हमने फोर्स लगाया एंड इज मूविंग अहेड, ऑल द पार्टिकल्स आर बेसिकली मूविंग अहेड। ठीक है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इतने पार्टिकल्स का मोशन ना कंसीडर करके हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोशन कंसीडर करें, वो ऐसा पॉइंट जहां पे भाई साहब अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी मूव करने लगेगी। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नो रोटेशन। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो भी बॉडी मूव करने ही लगेगा। ठीक है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर सेंटर ऑफ मास पे आपने फोर्स लगाया किसी भी बॉडी में, सो इट विल प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन, नो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं है। अभी इसी कॉपी को हमने क्या फाइंड किया, सेंटर ऑफ मास प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को धक्का दे रहा हूँ तो ये ऊपर जाएगा, अगर ऐसे जा रहा हूँ तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ओके। अभी अगर मुझे इसको घुमाना हो तो मैं फोर्स कहाँ पे लगाऊंगा, सेंटर ऑफ मास पे, कॉर्नर पे लगाऊंगा। ठीक है, तो कॉर्नर पे या इस तरह, मतलब कहीं पे भी लगा सकता हूँ लेकिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे हम नहीं लगा रहे। क्या मैं इसको इस एक्सिस पे भी घुमा सकता हूँ? बिल्कुल, कोई भी एक्सिस पे घुमा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सेंटर से ही जाए। इस एक्सिस पे भी क्या मैं इसको घुमा सकता हूँ? बिल्कुल घूम सकता है भाई साहब। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से, देखो इस चीज को समझो, कोई भी बॉडी अगर है, उस बॉडी पे अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हो, कोई भी बॉडी अगर है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हो, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रांसलेटरी मोशन, विच मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर कहीं और भी आप फोर्स लगाओगे एक्सेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास, इट विल प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे ये भाई साहब ये बुक है, अगर मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया तो ये घूमने लगेगा, है ना। मैंने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई नहीं किया है, मैंने इधर से फोर्स अप्लाई किया, इधर घूमने लगेगा। ठीक है, सो इसीलिए whenever we are considering a body and when we are applying force at its center, it will always, center of mass, it will always produce translating motion, and if we are applying a force at any other point except the center of mass, it will produce rotational motion. क्लियर है? मैं ये कोनो क्वेश्चन भाई साहब, एनी क्वेश्चंस? नो। सो सेंटर ऑफ मास
तो सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, किसी भी कॉपी वगैरह का आप सेंटर ऑफ मास आराम से फाइंड कर सकते हो। आप उसको स्लाइड करते हुए लाओगे, जहाँ से गिर रहा है वहाँ पे एक लाइन खींचो, इधर से लाओगे साइड, तो जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप एक सुई की नोक पे भी उस कॉपी को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास इकलौता ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में जहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का झग मार के भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा। इट विल नॉट एबल टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कहीं पे भी तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का रोटेशनल मोशन ही होगा। इट विल ऑलवेज परफॉर्म रोटेशनल मोशन। क्लियर है? ओके। सो रूलर इज बैलेंस्ड ऑन द फिंगर। एक रूलर को, एक कॉपी को आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। आप लेंथ एंड ब्रेथ में देखो कहाँ पे, तो एक कॉपी को आपने लिया, आप डेस्क से उसको एकदम एज पे लाओ, जहाँ पे वो गिरना चालू होगा उधर एक लाइन खींच दो। अभी आपने लेंथ में लिया, अभी ब्रेथ वाइज ले लो कॉपी को, तो ऐसे लाओ 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 बुक को, और जहाँ पे वो गिरना चालू हुआ वहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो रूलर भी ऐसा ही हो गया भाई साहब, कोई भी चीज़, ठीक है। रूलर इज बैलेंस्ड ऑन द फिंगर, ठीक है। तो कोई मैजिक नहीं है, जो लोग ऐसा मैजिक दिखा रहे हो देखो तो रूलर बैलेंस, आपने भाई साहब उसका सेंटर ऑफ मास पे उंगली, क्या आप अगर एक सुई की नोक भी रखोगे तो जितना भी मास रहने दो वो बैलेंस हो जाएगा। इट विल गेट बैलेंस, ठीक है। ओके, सो रूलर इज बैलेंस्ड ऑन द फिंगर। आप सोचिए ना, अगर भाई साहब कोई इंसान है 100 किलो का, अगर वो भाई साहब साइकिल चला रहा होगा, 2 टायरों पे वो बैलेंस कैसे कर रहा है? साइकिल को तुम ऐसे खड़ा कर दो, वो बैलेंस होगा क्या? अपने आप नहीं होगा, वो साइकिल गिर जाएगी अपने आप। लेकिन 100 किलो के इंसान को लेकर भी वो साइकिल बैलेंस्ड है। कैसे? बिकॉज बाई पैडलिंग ही इज बैलेंसिंग द सेंटर ऑफ मास। वो हमेशा सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहा है। अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो गिर जाएंगे, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करनी नहीं आ रही है, ठीक है। यू नॉट, तो ये सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो वंस यू बेसिकली नो हाउ टू साइकिल, देन नो मैटर वॉट एवर यूज योर वेट, यू विल ऑलवेज बी एबल टू बैलेंस ऑन योर सेल्फ ऑन अ साइकिल। और स्कूटर का भी वही है, जहाँ पे भी आपका 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर तो भाई साहब खड़ी रहती है, मतलब खड़ी किया और मूव करने में भी क्या, उसमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 व्हीलर्स स्पेशली साइकिल्स वगैरह जब भी आप चलाएंगे तो उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट डू वी सी? So we see that the ruler remains horizontal. टंग डुंग बैलेंस, बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज रिमेनिंग हॉरिजॉन्टल। तो कुड द रूलर बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द फिंगर? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं भी आप अपनी उंगली पकड़ेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा? नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप अपनी उंगली को रखेंगे तभी जाकर वो अपने आप को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। सो कुड द रूलर बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द फिंगर? सो आंसर इज नो, ठीक है। दैट मीन्स there is just one unique point at which the entire mass of the body assumed to be concentrated. तो पूरा मास जो है बॉडी का एक ही जगह पे concentrated है, ठीक है। That means that there is just one unique point at which the entire mass of the body assumed to be concentrated, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? सेंटर ऑफ मास। That point is basically called the center of mass. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, सो सेंटर ऑफ मास। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो आप देखो किसी चीज को ऐसे फेंक रहे हैं, लेट्स से यू आर थ्रोइंग इट, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन देखो, ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। बाकी सारी चीजों पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखो। इट इज बेसिकली गोइंग लाइक दिस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। सो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। एक ऐसे बॉडी की हम बात कर रहे हैं जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों भी हो रहा हो, ठीक है। ये भाई साहब जा रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ठीक है, और घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है, घूमता हुआ जा रहा है। तो ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज बेसिकली मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन? जिसके भाई साहब 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होंगे। इट विल रिमेन द सेम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मोशन, ठीक है। सो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। किसी रिजिड बॉडी को, जैसे अगर कोई फास्ट बॉलर है वो ज़्यादा स्पिन ना करा के सीधा डायरेक्टली बॉल को फेंक रहा है, ठीक है। और अगर कोई स्पिनर है वो भाई साहब बॉल को फेंक रहा है लेकिन बॉल घूमते हुए जा रही है, तो मतलब क्या हो गया? ट्रांसलेशन मोशन तो हो ही रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, ठीक है। सो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है।
सो ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट वन सिंगल पॉइंट डोंट हैव अ फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन। तो बहुत ध्यान से अगर देखो सारे पॉइंट्स का, ये भाई साहब यहाँ पे P1 है, ये ऊपर गया तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये भाई साहब इधर आया तो कैसा हो जाएगा, इसका मोशन इधर हो जाएगा, है ना। P1 पॉइंट को देखो, वैसे ही सारे पॉइंट्स, बाकी सारे पॉइंट्स का भी ऐसा चेंज होता रहेगा। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसका भाई साहब कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो है सेंटर ऑफ मास। वो भाई साहब वैसे का वैसे ही है ऑल थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट वन सिंगल पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स except one single point for the motion of a solid body which is performing both translation and rotational motion, for the motion of a solid body which is performing both translation and rotational motion, ठीक है, will have one single point, do not have a fixed path of motion, ठीक है। बाकी सबका भाई साहब फिक्स पाथ ऑफ मोशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक का ही फिक्स पाथ ऑफ मोशन रहेगा और वो होगा क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। So the point which has a fixed path of motion is called a center of motion. जिस पॉइंट का भाई साहब फिक्स पाथ ऑफ मोशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑल द पॉइंट्स वी विल स्टडी ओनली द सेंटर ऑफ मास एंड कंसिडर द बॉडी एज पॉइंट मास, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ भाई साहब किसकी स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ मास की, एंड कंसिडर द बॉडी एज अ पॉइंट मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं हम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉइंट मास, पॉइंट मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब ये हो गया आपका पॉइंट मास। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द एंटायर बॉडी वी विल जस्ट स्टडी द सेंटर ऑफ मास का मोशन, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसीलिए तो भाई साहब आप एक उंगली पे उस बॉडी को बैलेंस कर रहे हो, पूरी बॉडी का मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो सारा का सारा मास जो है तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। In order to study the motion of the body due to external force in accordance with Newton's laws of motion. तो अगर आप भाई साहब प्रॉपरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के मोशन से पूरे बॉडी के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज मूविंग, द एंटायर बॉडी विल बी मूविंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ मास, दिस इज हाउ अ सेंटर ऑफ मास वुड बी। सो एक एथलीट है who is jumping like this, so she is basically balancing her entire center of mass accordingly throughout the motion, ठीक है। so this is how, अगर आप देखोगे कोई लोग जो कमाल दिखाते हैं या करतब दिखाते हैं, how are they balancing it, they are balancing only because they know how to balance the center of mass। हो सकता है उनको भाई साहब साइंस के बारे में कुछ भी ना मालूम हो, लेकिन एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या कर लिया है, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस। देखो इसको ऐसे समझो कि अगर आप भाई साहब पहले चलना सीखते हो, तो चलना आप कब सीखते हो, एक बच्चा चलना कब सीखता है, when he is able to balance his center of mass, ठीक है। वो ना लड़खड़ाता रहता है, गिरता रहता है, ठीक है। धीरे 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 वो चलना सीखता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज एबल टू बैलेंस हिज सेंटर ऑफ मास ऑन बोथ हिज फीट, ठीक है। इसी तरह से साइकिल सीखने का भी प्रयास है, ठीक है। साइकिल भी आप जब सीख जाते हो तो व्हाट आर यू बैलेंसिंग, पूरे साइकिल का वेट और आपके बॉडी का वेट, ये एक सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू बैलेंस द साइकिल। जब तक भाई साहब साइकिल का सेंटर ऑफ मास अलग है और आपका सेंटर ऑफ मास अलग है, तब तक आप साइकिल पे बैलेंस नहीं कर सकते। लेकिन इस सब चीज़ों को करने के लिए कोई साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से इसको करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक साइकिल को एक रास्ते पे बैलेंस कर सकते हैं तो उसको एक स्ट्रिंग पे भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई करतब नहीं है, धीरे धीरे ये हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। सो दैट इज हाउ द एंटायर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैन बी बैलेंस, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स फॉर सेंटर ऑफ मास, तो जैसे देखो भाई साहब आपने ये करतब देखा रहेगा, ठीक है। तो ये रस्सी पे चलना भी एक क्या हो रहा है, ये कैसे सेंटर ऑफ मास, ये लकड़ी क्यों लेकर चल रहे हैं, कैसे बैलेंस तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप इस बैलेंस पैरामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पूरे मास को सेंटर पे ला रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन यू आर कैरिंग दिस बेसिकली स्टिक, ठीक है। द पर्पस ऑफ कैरिंग दिस स्टिक इज टू हैव द सेंटर ऑफ मास राइटली बैलेंस्ड हियर, सो दैट यू आर नॉट फॉलिंग हियर और देयर, ठीक है। जैसे समझ लो
साइकिल चला रहे हो और साइकिल ऐसे टिल्ट हो गई है, तो आप पैडलिंग किधर करोगे, इस तरफ करोगे, है ना, तो ये इस तरह बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप पैडलिंग करते हो तो पैडलिंग से सिर्फ साइकिल आगे नहीं बढ़ती है, पैडलिंग से आपका सेंटर ऑफ मास भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो समझ लो साइकिल ऐसे गिर रही है तो आपने इधर पैडल मारा तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट इस स्टिक से भी होता है। आप अगर इधर गिरने वाले हो तो इधर करोगे, ऐसे ऐसे करके आप अपने आप को बैलेंस करते हो बेसिकली, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, तो आपके पार्टिकल्स भाई साहब कहाँ पे प्लेस्ड हैं, ए एंड बी, एट डिस्टेंसेज ऑफ x1 and x2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। द masses of the two particles are m1 and m2 respectively. Let the center of mass of the system be at c. तो आपका center of mass कहाँ पे है, at c, at distance x सेंटीमीटर from the origin. Let us consider AC, ठीक है, AC की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब d1, and BC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब d2, and AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब d, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। देखो दो पार्टिकल्स जो अलग अलग हैं उनका भी एक सेंटर ऑफ मास हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स क्या हो, एक ही बॉडी के हों। आपको पार्टिकल्स से मतलब है ना, सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास एक है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ये अलोंग द एक्स एक्सिस दो पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए एंड बी। इन पार्टिकल्स को हमने कहाँ पे रखा है, ए पे और बी पे, एट डिस्टेंसेस। ये वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, x1 पे है, और ये वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, x2 पे है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, एट डिस्टेंसेस ऑफ x1 एंड x2 फ्रॉम द ओरिजिन। द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स, ये मास क्या है भाई साहब, m1 एंड m2, ठीक है। मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स आर m1 एंड m2। लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बी एट c। तो इसका भाई साहब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, c पे है, एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो इन दोनों का भाई साहब क्या हो गया, x सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। लेट अस कंसीडर दैट AC की वैल्यू कितनी है, d1 है, BC की वैल्यू कितनी है भाई साहब, d2 है, और AB की वैल्यू कितनी है भाई साहब, d है। क्या ये समझ में आ रहा है, AB की वैल्यू है भाई साहब d, ठीक है। AC की वैल्यू हो गई d1, BC की वैल्यू हो गई d2, और AB डिस्टेंस हो गया आपका d। क्लियर क्लियर क्लियर। AC की वैल्यू हो गई आपकी, AC की वैल्यू हो गई d1, ठीक है, BC की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी d2, और AB की वैल्यू हो गई आपकी d। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। ओके, सो टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स इनटू आर्म लेंथ, जिसको हम बोलते हैं आर्म लेंथ, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज में, ठीक है, दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे 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 समझो आपका ये कोई बॉडी है, आपने भाई साहब यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ लगाया है, तो आपने समझ लो इस एक्सिस पे बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं, ये एक्सिस है, ठीक है। तो ये फोर्स इधर जा रहा है और ये हो गया आर्म लेंथ, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, लेट्स से F डैश, और ये हो गया आपका लेट्स से D डैश, तो ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश इंटू D डैश। तो फोर्स इनटू आर्म लेंथ होता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, जिससे आपका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, अभी आप इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं, देखो ध्यान से, M1 पे, ठीक है, M1 पे कितना फोर्स लगेगा, M1G, M2 पे कितना फोर्स लगेगा, M2G। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके। सो M2G भाई साहब, तो टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो अभी आप ऐसे देखो, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, M2G इधर, M1G इधर, ऐसे देखो ऐसे, ये आपका समझ लो कोई सीसॉ है, आपने एक मोटे आदमी को इधर बैठा दिया तो ट्यों, पतला आदमी इधर बैठा तो ऐसा हो जाएगा। पतले आदमी को भाई साहब मतलब एक ही आदमी को इधर बैठा है तो भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर वेट वाले को आप बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बैलेंस। क्यों बैलेंस हो रहा है, सीसॉ में क्यों बैलेंस हो रहा है, लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो समझो भाई साहब ये आपका हो गया सीसॉ, दिस इज बेसिकली अ सीसॉ, ये आपका हो गया भाई साहब फलक्रम, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से ए इंसान बैठा है और यहाँ पे लेट्स से बी इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। इसका डिस्टेंस भाई साहब कितना है D1, इसका डिस्टेंस भाई साहब कितना है D2, ठीक है।
तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू जी, ये हो गया इसका वेट। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, मास ऑफ बी इंटू जी। तो ये वाला इसको नीचे करने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स इसको नीचे करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों बैलेंस हैं कहाँ पे, इस फलक्रम पे, तो मोमेंट, तो ये हो गया आपका, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, है ना। देखो ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्विलिब्रियम अगर दोनों बैलेंस्ड हैं तो आपका मोमेंट एम ए जी इंटू डी वन, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा। इतना मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली फोर्स इनटू आर्म लेंथ, फोर्स इनटू आर्म लेंथ। कोई यहां पे जिम गया है कभी? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो समझ लो ये आपका रॉड रखा रहता है किसी, ठीक है, ये रॉड रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे आप वेट सक रहे हैं, वेट सक रहे हैं, ठीक है। अगर आपने यहां से वेट निकाल दिया, टुड़ुंग हो जाएगा, ओके। इसको अगर मैं, तो क्या फिर मतलब आप सुपरमैन की तरह इसको एक वेट निकालेंगे और इसको एक ऐसे वेट निकालेंगे, कैसे निकालोगे फिर? ओके, चलिए अगर आपको पकड़ना नहीं है तो कैसे करेंगे? समझ लो इस वेट को ले जाकर वहां तक रखना है, तो कैसे पकड़ोगे? हाउ विल यू डू दिस? बेसिकली आपको अगर इसको डिस्प्लेस कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा है भाई साहब, तो कैसे करोगे? ओके, देखो इसको करने का एक तरीका है, समझ लो यहाँ पे तुमने 10 केजी का एक वेट रखा हुआ है और यहाँ पे तुमने 10 केजी का एक वेट रखा है, एक को हटाओगे तो ये पलटी मारेगा, है ना, ठीक है। सो द अदर वे टू डू दिस इज, आप क्या करो भाई साहब, इस 10 केजी के वेट को आपको इधर खिसका दो, मतलब इस रॉड को आप इधर खिसका दो। अब इसको निकालो, आपका बैलेंस रहेगा जब तक आप, तो आपने अभी क्या किया, इस रॉड को भाई साहब इसका लेंथ कम कर दिया, इसका लेंथ बढ़ा दिया, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे जैसे समझो भाई साहब, यहाँ पे एक रूलर पड़ा हुआ था, किसी को दिख रहा है क्या? साइडिंग एक रूलर नहीं, हाँ है, देखो ये समझ लो अगर ये समझ लो अगर आपका वेट रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे अगर वेट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो आपने ये वाला वेट निकाल दिया, अभी क्या हो जाएगा, ऐसे पलटी मारेगा ये, यहाँ पे 10 केजी अभी भी रहे, तो आप इसको क्या करो, इसको ऐसे खिसका दो, इधर इस पूरे रॉड को खिसका दो, इधर कुछ नहीं है, इधर 10 केजी का वेट है, अभी ये पलटी नहीं मारेगा, इट विल नॉट, ठीक है। वाई विल नॉट दिस नॉट हैपन? अरे हाँ, चलो सपोर्ट बीच में रखो या साइड में रखो, एक ही बात होगी, सपोर्ट से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज बेसिकली फोर्स इनटू आर्म लेंथ। आप बीच के सपोर्ट को अगर 2 जगह लग देते हो तो एक ही बात हो गई ना, इसको आप बीच तक लेकर आओ या 2 जगह सेपरेट कर दो, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों बैलेंस हो रहा है ऐसे, इसको आपने इधर खिसकाया, इस वेट को आपने निकाल दिया है, तो यहाँ पे क्या बैलेंस हो रहा है, देखो फोर्स इनटू आर्म लेंथ, ये वाला आर्म लेंथ आपने कम कर दिया है, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म लेंथ। यहाँ पे भाई साहब कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ उस रॉड का ही वेट है, मतलब कैसा है देखो, 4 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4, है ना। समझ लो ये हो गया आपका वेट और ये हो गया आपका आर्म लेंथ, ये आपने छोटा कर दिया है, यहाँ पे आपका वेट है ही नहीं, रॉड का ही वेट है, और यहाँ पे आर्म लेंथ को आपने बढ़ा दिया है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। समझ में आ रहा है ये 4 इंटू 2, मतलब यहाँ पे आपका समझ लो ये 4 केजी आपका भाई साहब आर्म लेंथ है, सॉरी अपना वेट है, और 2 आपका आर्म लेंथ है, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और मोमेंट, ठीक है, मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसको हम बोलेंगे टॉर्क। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आपने इधर क्या किया भाई साहब, वो 4 किलो का वेट हटा दिया, लेकिन वो जो पाइप है, ये जो रॉड है, उसका वेट 2 केजी का है, आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी भाई साहब, मतलब रॉड को खींच के इस तरफ कर दिया, तो आपने क्या किया, लेंथ बढ़ा दिया, तो लेंथ को आपने 4 ले लिया है, तो दोनों का मोमेंट इक्वल हो गया, बैलेंस हो जाएगा, इट विल बेसिकली बैलेंस इटसेल्फ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे आते हैं अभी हम, देखो यहाँ पे M1G इस तरफ, M2G इस तरफ, अभी हमने फलक्रम समझ लो यहाँ पे लिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास, तो M2G क्या करेगा भाई साहब, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और M1G क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, M1G इंटू कितना होगा बोलो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, A1C कितना है, D1, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बोलो, M2G इंटू BC दैट इज D2,
क्लियर है, ठीक है। सो टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है, फ्रॉम सी कितना हो जाएगा, बोलो। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 इंटू ए सी विल बी इक्वल टू दैट इज F2 इंटू बी सी, तो M1G इंटू ए सी विल बी इक्वल टू M2G इंटू बी सी, ठीक है। तो M1 इंटू ए सी इज इक्वल टू M2 इंटू बी सी, दैट इज M1D1 इज इक्वल टू M2D2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी देखो यहां पे हमने क्या माना हुआ है, D1 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर माइनस x1। चलो पीछे जाते देखते, देखो भाई साहब D1 आपका यहाँ पे AC क्या है, AC है आपका D1 और ये BC क्या है भाई साहब आपका D2, ठीक है। और आप अगर देखोगे ये AC कितना होगा, OC माइनस OA लिख सकते हैं, बोलो। AC विल बी हाउ मच, OC माइनस OA, OC की वैल्यू कितनी है x और OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी D1 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर माइनस x1, ठीक है। यहां तक की वैल्यू कितनी है भाई साहब, x1 है ना, और यहां तक की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन टू C इट इज x सेंटीमीटर, फ्रॉम ओरिजिन टू A इट इज x। D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस x1, इज दिस क्लियर पीपल, x माइनस x1 आ गई भाई साहब, ठीक है। D1 की वैल्यू आ गई x माइनस x1। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, D2 की वैल्यू यहां तक x है, ठीक है, यहां तक x है, ठीक है। सो x2 ये पूरा का पूरा कितना है भाई साहब, यहां से यहां तक का भाई साहब कितना है, x2 है, x2 माइनस x है ना भाई साहब। D2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से लेकर B तक की पोजीशन कितने की है, x2 की है, और यहां से लेकर C तक की पोजीशन कितने की है, x की है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, D2 मतलब हो गया x2 माइनस x, क्लियर है, x2 माइनस x, ठीक है। तो M1 इंटू D1 दैट इज x माइनस x1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 दैट इज x2 माइनस x, ठीक है। तो कितना आ गया भाई साहब, M1 x सेंटीमीटर माइनस M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2 माइनस M2 x, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे x M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M x1 प्लस M2 x2, ठीक है। तो x सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से तमाम पॉइंट्स अगर आप ले लोगे तो कुछ नहीं करना है, उन सारे का m इंटू x1 करना है, ठीक है, m इंटू x करना है, ठीक है। सो इफ टू पार्टिकल्स हैव द सेम मास, देखो इसको ऐसे समझो, अगर आपको मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ठीक है। ये समझ लो कोई सीसॉ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सीसॉ, और लेट्स से इसके मिडिल में फलक्रम है, इसके मिडिल में फलक्रम है, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे एक 60 kg के इंसान को बैठा दिया और यहाँ पे भाई साहब एक 20 kg के बच्चे को बैठा दिया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल गो अप, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, व्हाट डू यू डू, नहीं 60 और 20 को ही इस्तेमाल करना है, 60 वाले को क्या करेंगे आप, आगे लेकर जाएंगे, गुड, वेरी गुड। तो 60 वाला यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे कहीं पे बैठेगा, ठीक है, और 20 वाले को जितना दूर ले जा सके उतना, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब, ठीक है, कुछ बोल रही हैं आप, नहीं, ओके। तो आपका भाई साहब समझ लो ये वाला लेंथ है आपका 60 सेंटीमीटर्स का, ठीक है, और ये वाला लेंथ है आपका भाई साहब 20 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। ये वाला लेंथ भी पूरा 60 सेंटीमीटर्स का है, समझो, इधर 60 सेंटीमीटर है, इधर 60 सेंटीमीटर, इक्वल लेंथ है। आप 60 kg वाले इंसान को इस यहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, 60 सेंटीमीटर पे, और 20 kg वाले इंसान को भाई साहब पूरे 60 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी आपका यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 20, ठीक है, 60 इंटू 20 विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 20 इंटू 60। ये बैलेंस हो जाएगा, विल दे बैलेंस ईच अदर, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर, इस कंसेप्शन से क्लियर है। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रही है कि भाई साहब आपका यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, क्या M1 और M2, इस M1 का डिस्टेंस यहाँ से कहाँ तक का है भाई साहब x1, इस M2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक किसका है भाई साहब x2। इनका जो सेंटर ऑफ मास है लेट्स से ये है C, ठीक है, और ये भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, D1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, D2। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है
सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा, ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड सी ये कितना हो जाएगा बोलो, m1 इंटू d1, वही कर रहे हैं आप देखो 16:20 वाला सिस्टम कर रहे हैं, इज इक्वल टू m2 इंटू d2, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा देखो एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इन केस ऑफ एन इक्विलिब्रियम द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो m1 d1 विल बी इक्वल टू m2 d2। अभी हम आते हैं भाई साहब d1 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 लिख सकते हैं, m1 इंटू x माइनस x1 ऐसा लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास से, ओके। और d2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, x2 माइनस x, ठीक है। सो दैट विल बी x2 माइनस x। अभी इसको आप इलैबोरेट कर लीजिए, यहां पे कितना हो गया बोलो, m1x माइनस m1x1 इज इक्वल टू m2x2 माइनस m2x, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। सब x पार्टीज को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे m1x है और ये m2x है, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो m1x प्लस m2x हो गया भाई साहब। ये इन दोनों को देखो, यहाँ पे m1x है, इसको इधर से इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। इधर कितना है भाई साहब, m2x2, इसको इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा बोलो, m1x1 प्लस m1x1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x को कॉमन निकाल लो, इन दोनों के बीच में x है, x को कॉमन निकाल लिया, कितना बचा बोलो, m1 प्लस m2, दैट विल बी इक्वल टू m2, या इसको ऐसे लिख देते हैं m1x1 प्लस m2x2, ठीक है। तो अगर मुझे भाई साहब x निकालना हो तो कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 और उनका किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x1 एंड x2, सेम रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन सा था हमारा, ओरिजिन। सेम रेफरेंस पॉइंट से m1 का डिस्टेंस x1 है, सेम रेफरेंस पॉइंट से m2 का डिस्टेंस x2 है। अगर इन दोनों के मासेस हैं m1 एंड m2, तो सेंटर ऑफ मास का भाई साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, m1 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1, m2 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2, m3 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x3, ऐसा ही करते करते लेट्स से mn विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ xn। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो है तो इक्विलिब्रियम में हैं और इनका सेंटर ऑफ मास है एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज m1x1 प्लस m2x2 प्लस ऐसा करते करते mnxn अपॉन 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 बच्चा बड़ी क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस ऐसा करते करते mn तक। सिंपल, समझ में आ रहा है ये। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी विल बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। ये हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया ये कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी। एक रेफरेंस पॉइंट से सारे पॉइंट्स का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, और बैलेंस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो कोई बॉडी है अगर, ठीक है, इफ देयर इज अ बॉडी, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई साहब, बॉडी है, ठीक है, बॉडी और बहुत सारे मासेस से बना हुआ है, m1 m2, ठीक है, mn, ऐसे पार्टिकल्स हैं। दीज आर बेसिकली व्हाट, पार्टिकल्स, ठीक है। और इन सारों का डिस्टेंस x1 x2, ठीक है, ऐसा करते करते xn, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम सेम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम सेम रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है बॉडी का, इट डजेंट मैटर, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि भाई साहब इस कोने से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ऐसा हम माप रहे हैं, ठीक है, इस कोने से, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये आपके सारे डिस्टेंसेस हो गए x1 x2 x3, ठीक है, ओके। तो समझ लो ये m1 भाई साहब x1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेम रेफरेंस पॉइंट, m2 मास x2 डिस्टेंस पे है, एंड ऐसा करते करते mn मास xn डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेम रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह से भाई साहब बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेम रेफरेंस पॉइंट, इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेम रेफरेंस पॉइंट। तो इस x को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस x कैन बी रिटन एज m1x1
प्लस m2x2, ऐसा करते करते आप जाएंगे कहाँ तक, mn(xn) तक, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ऐसा करते करते आप जाएंगे कहाँ तक भाई साहब, mn तक, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। इफ टू पार्टिकल्स हैव सेम मास, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, सेम मास मतलब कितना हो जाएगा, अगर दोनों का भी सेम मास है तो भाई साहब समझो mx1 प्लस mx2 है ना भाई साहब, दोनों का मास सेम, m1 m2 तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा बोलो, m प्लस m आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो, ये हो गया m इंटू x1 प्लस x2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बोलो, 2m, ठीक है, ये m और m कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। इफ टू पार्टिकल्स हैव सेम मास, xcm विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अलोंग अ लाइन और ऑन द x एक्सिस, ठीक है। इफ n पार्टिकल्स ऑफ मास m1, क्यों मार रहा है, मैं कर देता हूँ ये काम, तू अपने हाथों को क्यों तकलीफ दे रहा है भाई साहब, मेरे हाथ बहुत दिन से तड़पड़ा रहे हैं, कोई तो एक गाल मिल जाए भाई साहब, जड़ दें एकदम से, ठीक है। इफ n पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m1 m2 m3 mn आर सिचुएटेड अलोंग द x एक्सिस एट x1 x2 x3 एंड xn फ्रॉम द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ cm इज गिवन बाय, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट मतलब x से कितने डिस्टेंस पे है, mx1 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी इसी को जब मैं हर समय देखता हूँ ना स्टूडेंट्स लोग, ये बाबा ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, ये कोई हवा नहीं है, इस चीज को समझिए, mi(xi) को हम ऐड करते जा रहे हैं, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, ठीक है, इतना ही है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi(xi), बस इतना ही है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है। तो ये हो गया समेशन, इसका क्या लिखेंगे बोलो, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, mi लिखना, 1 मत लिखना, ठीक है। इस i की वैल्यू चेंज होती जा रही है ना, i कभी 1 है, 2 है, ऐसा करते करते कहां तक है, n तक है, ठीक है, कोई हुआ नहीं है ये, ठीक है। पीपल जनरली गेट कंफ्यूज, इट्स नथिंग, ठीक है, ओके। सो mi इज द टोटल, अभी आप देखो ध्यान से, ये अगर कोई बॉडी है जो भाई साहब m1 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, सारे पार्टिकल्स को अगर आप ऐड करेंगे, सारे पार्टिकल्स के मासेस को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली आपको, बॉडी का मास मिल जाएगा ना भाई साहब, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, व्हाट यू विल गेट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, सिग्मा mi(xi) अपॉन टोटल मास m, क्लियर है। दिस इज x सेंटीमीटर, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द, क्या है, बैग निकाल ले, बैग भर ले, क्या है तब से नहीं हो गया, आगे पीछे, हाँ क्या, किधर i का वैल्यू 2, हाँ तो इंक्लूड कर रहा है ना बेटा, ये m1 x1 इंक्लूड कर रहा है ना, m2 x2 इंक्लूड हो गया उसमें, i इज इक्वल टू 1, तुम 2 से कैसे स्टार्ट करोगे, तुम 1 से स्टार्ट करोगे ना, m1 m2 m3 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हो, mn तक, तो अगर i 2 से स्टार्ट करना है कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम फर्स्ट पार्टिकल से लेकर nth पार्टिकल तक जा रहे हो, तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक जा रहे हो। अगर तुम 2 से वाकई स्टार्ट करो तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 2 लिखोगे और कुछ नहीं है, बट इट डजंट मेक सेंस, देन यू आर नॉट इंक्लूडिंग द फर्स्ट पार्टिकल, इसका मतलब ये है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ये सिग्मा का कोई हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, कुछ हुआ नहीं है भाई साहब, ठीक है, इट्स जस्ट अ समेशन साइन, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सिग्मा mi(xi), नीचे क्या हो जाएगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और mi, क्लियरम भाई साहब, ओके। सिग्मा mi ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो x सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सिग्मा mi(xi) अपॉन m, ठीक है, सिग्मा mi(xi) अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ओके। केस 1, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू m1, देन आप बताइए, अभी ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अभी समझ लो यहाँ पे m1 है कितने डिस्टेंस पे, x1 पे, m2 है भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है, x2 पे, ऐसा करते करते mn है, ठीक है, mn है कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, xn पे। इस ओरिजिन को आप कहाँ पे ला रहे हो, जैसे ये भाई साहब अभी पूछ रहे थे, अगर m1 नहीं हुआ तो, ठीक है, तो इस ओरिजिन को कहाँ पे ला रहे हो तुम, m1 पे,
तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, ओके। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू m1 देन ऑब्वियसली x1 बिकम्स 0, ठीक है, और m1 इंटू x1 क्या हो जाएगा, 0। भाई साहब m1 का मास कुछ भी रहने दो, लेकिन x1 तो 0 है ना, ठीक है। तो आपका m1 इंटू 0, अभी अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m2d अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है, m2d अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास में दी जाएगी, यस, ठीक है। अगर आपको किसी बॉडी का सेंटर, देखो ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स बॉडी के अंदर हो। जैसे तुम इतने लोग बैठे हुए हो, तुम्हारा भी एक सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास मतलब समझ लो इतनी जो धरती है वो अगर नीचे चली जाए, ठीक है, अगर इतनी धरती नीचे चली जाए तो वो भी भाई साहब ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं गिरेगी, वो भी भाई साहब ऐसे जाएगी, क्योंकि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, तो अगर समझ लो इस पूरे प्लेटफॉर्म का इतना अगर हम काट लें इसको, एक कोई पॉइंट होगा जहाँ भी भाई साहब तुम उंगली से भी बैलेंस कर सकते हो उसको, ठीक है। वो आपके कृष्ण अवतार ने भाई साहब क्या किया था, वो गोवर्धन पर्वत को, बहुत चालाक इंसान है भाई साहब, उन्होंने सीधा सेंटर ऑफ मास पे पकड़ा था, कुछ मतलब एकदम साइंस लगाया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के एकदम सेंटर ऑफ मास पे उसको पकड़ा, वाह, ठीक है, ओके। तो सेंटर ऑफ मास है ये भाई साहब, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। आर वी क्लियर, ओके। तो आपका अगर यहाँ पे x1 0 हो जाता है, m2d अपॉन m1 प्लस m2। आप जो पूछ रहे हैं x1 x2 यस दिया रहेगा, आपको सवालों में कैसा दिया रहेगा मैं बता रहा हूँ। सवाल कुछ करेंगे हम तो आपको बताया जाएगा भाई साहब यहाँ पे भाग्यश्री बैठी है, यहाँ पे भाई साहब कनिष्का बैठी है, यहाँ पे भाई साहब ये क्या कहते हैं लेट्स से अपना अकबर बैठा है, यहाँ पे आदित्य बैठा है, इनका सेंटर ऑफ मास। तो आपको दिया जाएगा ये समझ लो ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस है भाई साहब x1, इसका डिस्टेंस है भाई साहब x2, इसका डिस्टेंस है x3 और इसका डिस्टेंस है x4। अब इसका तुमको सेंटर ऑफ मास, मतलब इस पूरे सिस्टम का तुमको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, एंड हाउ विल यू गेट इट, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m3 x4 m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m1। अभी अगर भाई साहब तुम ओरिजिन को इधर लेकर जा रहे हो तो एक 0 हो जाएगा, बस इतना ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड देन व्हाट विल हैपन, अगर आपका x1 0 हो जाता है तो बड़े ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ m2d प्लस m1 प्लस m2 बचेगा। क्या इस यहाँ तक सब कुछ एक्सप्लेनेटरी है? कोई भी क्वेश्चन है? तुम सेंटर ऑफ मास खुद का भी बैलेंस करो और बोतल का भी बैलेंस करो भाई साहब। इज आर थिंग्स क्लियर हियर पीपल, ठीक है। इस चीज का सबसे लाइव एग्जांपल है आपका साइकिल चलाना सीखना, ठीक है। साइकिल देखो, अगर आप साइकिल नहीं चलाना सीखेंगे ना तो आप स्कूटी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो आप बाइक भी बैलेंस नहीं कर पाओगे जनरली, ठीक है, क्योंकि उस साइकिल चलाने से आपका वो बैलेंसिंग आ जाता है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को भी बैलेंस, ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली नहीं सीख सकते, लेकिन जिसने भाई साहब साइकिल चलाना सीख लिया होगा उसके लिए स्कूटी या कोई भी टू व्हीलर सीखना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली 10-15 दिन लगाएंगे उसको सीखने में, अगर आप साइकिल सीखे हुए रहेंगे तो दूसरे दिन ही आप सीख जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स वुड बी, क्योंकि यू नो हाउ टू बैलेंस योर सेंटर ऑफ मास। आपका जो व्हीकल आप चला रहे हो और आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास अलाइंड होना चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। आपका सेंटर ऑफ मास इधर है और व्हीकल का सेंटर ऑफ मास इधर, भाई डूम डूम गिर जाएगा, ठीक है, यू विल फॉल, ठीक है, वेदर इट्स अ टू व्हीलर और वेदर इट्स अ साइकिल, सिंपल साइकिल। आप पैडलिंग से सिर्फ साइकिल को आगे नहीं बढ़ाते हैं, आप पैडलिंग से बेसिकली सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। योर एंटायर बॉडी सेंटर ऑफ मास एंड द साइकिल सेंटर ऑफ मास गेट्स अलाइंड इन वन, और इसीलिए वो बैलेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, आप उसको भाई साहब अगर उसका सेंटर ऑफ मास जानते हैं तो उस पूरे चीज़ को आप भाई साहब एक सुई की नोक पे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन बैलेंस इट इफ यू आर अवेयर वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है? आर वी क्लियर? आज के लिए यहाँ तक विराम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।